हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के एक विषय क्रॉप इम्प्रूवमेंट फर्स्ट खरीफ क्रॉप एजी 502 का पांचवा लेक्चर कराने वाला हूं। इससे पहले मैंने 5 लेक्चर करा दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इसमें देखेंगे पीजन पी के बारे में, मतलब अरहर के बारे में। जैसा कि आपके सिलेबस में दिया है, हम लोगों ने पूरा जो भी सीरियल था सभी सीरियल्स के बारे में पढ़ लिया है। और अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, पल्सेस के बारे में। तो पल्सेस में पहला दिया है पीजन पी। देखिए, जो पीजन पी होता है इसे कबूतर मटर के नाम से भी जाना जाता है, इसे अरहर के नाम से जाना जाता है, इसे रेड ग्राम बोला जाता है। ठीक है, इसको कई नाम से जाना जाता है। जो हमारा अरहर है, पीजन पी को देखिए सामान्य भाषा में अरहर बोला जाता है। ठीक है, तो उसको कई नामों से जाना जाता है, पीजन पी, अरहर, रेड ग्राम, और भी उसका बहुत सारा नाम है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा। तो भारत में चने के बाद अरहर एक महत्वपूर्ण दलहनी फसल है। ठीक है, भारत में चने के बाद अरहर एक महत्वपूर्ण दलहनी फसल है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक देश है, जो कि पूरे देश का 90% दाल उत्पादन करता है। ठीक है, विश्व का 90% दाल का उत्पादन भारत में ही होता है। मतलब विदेशों में जितना भी विदेश है, मतलब बाहरी देश, सभी मिलाकर 10% का करते हैं, और हमारा जो भारत देश है वो अकेले 90% दाल का उत्पादन करता है। ठीक है, तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक देश है। अरहर को कई नामों से जाना जाता है, पिजन पी, रहर, रेड ग्राम। ठीक, चलिए देखते हैं अब इसके बारे में। तो ये थोड़ा सा हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा कि दाल जो है, दाल उत्पादन में हमारा जो भारत देश है वह पहले स्थान पर है। पूरे देश का 90% उत्पादन हमारा भारत देश ही अकेला करता है। अब देखेंगे इसका बोटेनिकल नेम दाल का। तो दाल का बोटेनिकल नेम होता है कैजनस कजान। ठीक है, कैजानस कजान, कैजानस कजान बोटेनिकल नेम होता है किसका, रेड ग्राम का, अरहर का। फैमिली होती है लिग्यूमिनेसी, लिग्यूमिनेसी फेबेसी। ठीक है, लिग्यूमिनेसी और फेबेसी। क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 22। इसका ऑरिजिन अफ्रीका और इंडिया दोनों जगह है। ठीक है, इसको ज्यादातर लोग अफ्रीका बोलते हैं और ज्यादातर लोग इंडिया बोलते हैं। पॉलिनेशन की बात करते हैं, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है और कभी कभी इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है। अरहर में सेल्फ पॉलिनेशन होता है और कभी कभी क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है। प्रोजिनेटर की बात करें, मतलब इसके पूर्वज कौन है रेड ग्राम के, तो रेड ग्राम के पूर्वज है कैजानस कैजनीफोलियस। ठीक है, कैजानस कैजनीफोलियस और एटाइलोसिया लिनिएट, कैजानस कैजनीफोलियस, एटाइलोसिया इनिएट। ठीक है, तो ये इसके पूर्वज हैं। पूर्वज को देखिए, याद रखिएगा, कैजानस कैजनीफोलिया, एटाइलोसिया लिनिएट, दो पूर्वज हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमने बेसिक बातें देखा कि दाल जो है चने के बाद महत्वपूर्ण दलहनी फसल है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक देश है, जो पूरे विश्व का 90% दाल का उत्पादन अकेले करता है। अरहर को कई नाम से जाना जाता है, मैंने आपको नाम बताया। इसका हमने बोटेनिकल नेम देखा, तो बोटेनिकल नेम होता है इसका कैजनस कजान। फैमिली देखी तो लेग्यूमिनेसी। क्रोमोसोम नंबर 22। ऑरिजिन अफ्रीका और इंडिया। पोलिनेशन सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन दोनों। प्रोजिनेटर इसके थे कैजनस कैजनीफोलियस और एटाइलेसिया लिनिएट। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव। ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव मतलब प्रजनन उद्देश्य। प्रजनन का क्या उद्देश्य है, हमारा जो अरहर है इसके प्रजनन का क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से हम लोग इसका प्रजनन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग का सब्जेक्ट है क्रॉप इंप्रूवमेंट, मतलब इसके अंदर कुछ सुधार करने के लिए करेंगे प्रजनन, ब्रीडिंग। तो चलिए देखते हैं क्या क्या। तो पहला पॉइंट है स्थानीय भूमि के स्थान पर वर्षा आधारित खेती के लिए उपयुक्त लंबी अवधि की अधिक उपज देने वाली किस्म का विकास करने के लिए। ठीक है, स्थानीय भूमि के स्थान पर वर्षा आधारित खेती के लिए, मतलब ऐसी खेती जो वर्षा के रूप में आधारित हो, मतलब पानी न देना पड़े, इस प्रकार की खेती। मतलब वर्षा आधारित खेती वह खेती होती है जहां पर हमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, वर्षा के जल से अपने आप खेती हमारी हो जाती है। ठीक है, तो स्थानीय भूमि के स्थान पर वर्षा आधारित खेती के लिए उपयुक्त लंबी अवधि की अधिक उपज देने वाली किस्म का विकास करने के लिए प्रजनन करना। जैसे में एक वैरायटी है SA1, जो कि 1940 में विकसित किया गया था। ठीक है, SA1। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है मूंगफली के साथ ऐसी क्रॉप का, ऐसी वैरायटी तैयार करना जिसको हम मूंगफली के साथ क्या कर सके, सिंचित कर सके। मतलब मूंगफली होता है बहुत कम अवधि का होता है। ठीक है, तो अरहर हमारी ऐसी हो जिसको मूंगफली के साथ बुआई करके मिश्रित क्रॉप के रूप में बुआई कर सके और मूंगफली के साथ ही सिंचित हो। ठीक है, तो मिश्रित फसल के लिए उपयुक्त कम से कम अवधि 105 दिन की किस्में विकसित करने के लिए हम लोग इसका प्रजनन करते हैं, किसका, अरहर का। ठीक है, समझते चलिएगा एक पॉइंट। तो हमने पहला पॉइंट देखा कि
स्थानीय भूमि के स्थान पर वर्षा आधारित खेती के लिए उपयुक्त लंबी अवधि की अधिक उपज देने वाली किस्म का विकास करना, जिसमें एक वैरायटी बताया मैंने SA1 जो कि 1940 में विकसित किया गया था। उसके बाद हम लोग दूसरा पॉइंट देख रहे हैं कि मूंगफली की ऐसी वैरायटी तैयार करें जो मूंगफली के साथ सिंचित हो, मिश्रित फसल के लिए उपयुक्त, कम अवधि वाली हो, 105 दिन के लगभग की हो। ठीक है, इस प्रकार की किस्मों को विकसित करने के लिए प्रजनन करना, जिससे जैसे ICPL 87 जो कि इक्रिसेड के द्वारा दिया गया था। इक्रिसेड का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। चलिए आगे पॉइंट, अगला पॉइंट देखते हैं, डिजायरेबल सीड कोड कलर। ठीक है, सीड कोड का जो कलर वो वांछनीय हो, डिजायरेबल हो, इसके लिए प्रजनन करना। अगला पॉइंट है ब्रीडिंग फॉर वेजिटेबल वाइन। ठीक है, ब्रीडिंग फॉर वेजिटेबल टाइप, तो सब्जी के लिए प्रजनन करना। हम लोग देखिए कभी कभी जैसे हम लोग को जो मटर होता है वह हर महीने में नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा जो अरहर है तो 12 मासी मटर की जगह पर हम लोग इसका कभी कभी यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, तो कुछ क्षेत्रों में 12 मासी मटर की बीज वाली हरी फलियों को हरी मटर के विकल्प के रूप में यूज किया जा सकता है। ठीक है, कुछ क्षेत्रों में 12 मासी, यहाँ पर मटर नहीं रहेगा, अरहर रहेगा। ठीक, अरहर के बीज वाली हरी फलियों को हरे मटर के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी अरहर जो होता है उसको हरी मटर के विकल्प के रूप में यूज किया जाता है। अगला पॉइंट है ब्रीडिंग फॉर पेस्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, पेस्ट मतलब होता है पीड़क, तो पीड़क के प्रति प्रतिरोधक क्षमता के लिए, जैसा कि मैंने सभी पॉइंट बोला था आप लोगों को लिखने के लिए, तो अरहर मुख्य रूप से एक पीड़क लगता है जिसका नाम है हेलियोथिस, जो कि मुख्य पीड़क है अरहर का, जो सभी प्रकार की वैरायटियों के लिए अनुकूल होता है। मतलब सभी प्रकार की वैरायटियों में यह जो पेस्ट है हेलियोथिस सभी प्रकार के वैरायटी में लगता है अरहर के। अगला पॉइंट देखते हैं, ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। ठीक है, रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता के लिए, तो जिसमें रोग लगता है रूट रॉट, ब्लाइट। ठीक है, ये दोनों प्रमुख रोग हैं, तो इसके उद्देश्य से हम लोग करते हैं। अगला पॉइंट है ब्रीडिंग फॉर हाई प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी। ठीक है, हम लोग प्रजनन करेंगे हाई क्वालिटी प्रोटीन के लिए। ठीक है, कंटेंट और क्वालिटी के लिए, उच्च प्रोटीन सामग्री के लिए और गुणवत्ता के लिए प्रजनन करेंगे। तो अरहर में औसत प्रोटीन सामग्री होता है, औसत प्रोटीन 23% पाया जाता है अरहर में। जंगली प्रजाति होती है उसमें 27 से 90% प्रोटीन होता है। जो हमारा सामान्य अरहर है उसमें 23% प्रोटीन होता है, लेकिन जो जंगली प्रजाति है विल्ड स्पाइसेज है उसमें 27 से 29% प्रोटीन होता है। सफेद बीज कोट की तुलना में लाल बीज कोट में पॉलीफेनॉल जो होता है, पॉलीफेनॉल वह अधिक होता है। सफेद बीज की तुलना में लाल बीज कोट में पॉलीफेनॉल या टैनिन जिसे बोला जाता है वह अधिक होता है। रेड ग्राम में सल्फर युक्त एमिनो एसिड कम मात्रा में होता है, जबकि प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, रेड ग्राम में सल्फर युक्त एमिनो एसिड जो होता है वह कम मात्रा में होता है, कब तब कि जब प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है। उच्च उपज देने वाली 12 मासी अरहर जो होती है वह बंड क्रॉपिंग के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, बंड क्रॉपिंग के लिए उपयुक्त होती है, मेड़ वाली जो क्रॉपिंग होती है उस प्रकार की क्रॉपिंग के लिए उपयुक्त होती है। तो हम लोगों ने देखा ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ब्रीडिंग प्रोसीजर या ब्रीडिंग मेथड या ब्रीडिंग अप्रोचेस। तो ब्रीडिंग मेथड जिसे ब्रीडिंग प्रोसीजर और ब्रीडिंग अप्रोचेस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पहला इंट्रोडक्शन, तो IARI से कम अवधि वाली किस्म प्रभात को इक्रिसेट के द्वारा ICPL 87 में बदल दिया गया, पूरा स्थापित कर दिया गया। ठीक है, पहले तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि IARI का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आप समझिएगा इंट्रोडक्शन में IARI के द्वारा कम अवधि वाली किस्म थी प्रभात। ठीक है, जिसको इक्रिसेट के द्वारा इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स के द्वारा ICPL 87 में पूरा स्थापित कर दिया गया। ICPL 87 में पुनः स्थापित कर दिया गया किसको, प्रभात को, किसके द्वारा, इक्रिसेट के द्वारा। तो याद रखिएगा कि IARI से कम अवधि वाली किस्म प्रभात को ICRISAT के द्वारा ICPL 87 में पूरा स्थापित कर दिया गया। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है प्लांट इंट्रोडक्शन। प्लांट इंट्रोडक्शन मतलब पादप पूरा स्थापन, मतलब ऐसी कोई वैरायटी उस स्थान पर लगाना जहां पर वो पहले कभी नहीं उगाया गया हो, उसी को लगता है इंट्रोडक्शन। आगे देखेंगे प्योर लाइन सिलेक्शन। तो पहले प्रजनन कार्य इस धारणा पर आधारित था कि
रेड ग्राम एक सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है, ठीक है। पहले जो प्रजनन का कार्य था वह इस धारणा पर आधारित था कि हमारा जो रेड ग्राम है, अरहर है, वह सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है। बाद में यह पाया गया कि यह प्रायः क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप होता है, ठीक है। बाद में यह पाया गया कि यह क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप होता है, ठीक है। समझते जाइएगा कि पॉइंट। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है यूजिंग मेल स्टेरिल लाइन एंड रिकरेंट सिलेक्शन। यूजिंग मेल स्टेराइल लाइन एंड रिकरेंट सिलेक्शन। मेल स्टेराइल लाइन मतलब होता है पुरुष बाजपन रेखा, रिकरेंट सिलेक्शन का मतलब होता है आवर्ती चयन, ठीक है। तो इसका प्रयोग, किसका प्रयोग? तो मेल स्टेराइल लाइन और रिकरेंट सिलेक्शन का। इसमें दो समष्टि का उपयोग किया जाता है। समष्टि मतलब होता है पॉपुलेशन। इसमें दो पॉपुलेशन का यूज किया जाता है, एक बीज का और दूसरा बीज जनक और दूसरा परागजनक, ठीक है। यह देखिए जो पॉइंट है इसको ध्यान समझिएगा और इसको जरूर लिखिएगा यदि एग्जाम में आए आपके रह तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें दो समष्टि का उपयोग किया जाता है, एक बीज जनक का और दूसरा परागजनक का। बीज जनक में एक या दो आसानी से पहचाने जाने वाले योग्य अप्रभावी लक्षण होने चाहिए, ठीक है। जो बीज जनक है उसमें एक या दो आसानी से पहचाने जाने योग्य अप्रभावी लक्षण होनी चाहिए और परागजनक में अधिक प्रभावी जीन होने चाहिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा बीज जनक है उसमें एक या दो आसानी से पहचाने जाने योग्य अप्रभावी लक्षण होने चाहिए और परागजनक में अधिक प्रभावी जीन होने चाहिए। सीड और पोलेन पेरेंट में, पोलेन पेरेंट मतलब पराग पेरेंट जो है, ठीक है। तो सीड और पोलेन पेरेंट को अल्टरनेट रो में बोया जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि सीड जो होता है और पोलेन पेरेंट जो होता है उनको अल्टरनेट रो में बोया जाता है ताकि नेचुरल क्रॉस पोलिनेशन को अधिकतम किया जा सके, मतलब नेचुरल क्रॉसिंग जो है इन्हें अधिक से अधिक किया जा सके। अगला पॉइंट है F1 और स्वपरागण की पहचान S0 पीढ़ी में की जाती है, ठीक है। F1 और स्वपरागण की पहचान S0 पीढ़ी में की जाती है। पहचाने गए F1 अगली पीढ़ी की S1 में लगाए जाते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा F1 जो है, F1 और स्वपरागण की जो पहचान होती है वह S0 पीढ़ी में की जाती है। पहचाने गए F1 को अगली पीढ़ी की S1 में लगाए जाते हैं। उसके बाद S2 पीढ़ी में उनकी उपज का 3 वातावरणों में परीक्षण किया जाता है। S2 पीढ़ी में उनकी उपज का 3 वातावरणों में परीक्षण किया जाता है और सर्वोत्तम को पुनर्चक्रित, सर्वोत्तम जो पाया जाता है, सर्वोत्तम वातावरण जो पाया जाता है उसमें उसको पुनर्चक्रित किया जाता है। पुनर्चक्रित का मतलब फिर से वही क्रिया दोहराई जाती है या पारंपरिक प्रजनन कार्यक्रम में उसे भेज दिया जाता है। तो यही था यूजिंग मेल स्टेराइल लाइन एंड रिकरेंट सिलेक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने इसमें क्या बताया आप लोगों को, मैंने आप लोग बताया कि इसमें दो समष्टि का उपयोग किया जाता है। दो समष्टि मतलब दो पॉपुलेशन का यूज किया जाता है, एक बीज जनक और दूसरा परागजनक। बीज जनक में एक या दो आसानी से पहचाने जाने योग्य अप्रभावी लक्षण होने चाहिए और परागजनक में अधिक प्रभावी लक्षण होने चाहिए। लक्षण बोलिए या जीन बोलिए, ठीक है। उसका मतलब था कि सीड और पोलन पेरेंट को अल्टरनेट रो में बोया जाता है ताकि इनके बीच नेचुरल क्रॉसिंग हो सके अधिक से अधिक संख्या में। उसका मतलब था कि F1 और स्वपरागण की पहचान S0 पीढ़ी में की जाती है और पहचाने गए F1 अगली पीढ़ी के S1 में लगाए गए होते हैं। उसका मतलब था कि S2 पीढ़ी में उनकी उपज का 3 वातावरणों में परीक्षण किया जाता है। जिस वातावरण में उसको सर्वोत्तम पाया जाता है तो उस वातावरण में उसको पुनर्चक्रित किया जाता है। पुनर्चक्रित मतलब फिर से उगाया जाता है या तो वहीं से उसे प्रजनन कार्यक्रम में ले जाया जाता है। तो यही था आप लोगों का ब्रीडिंग मेथड। एक और पॉइंट है, अगला पॉइंट है म्यूटेशन ब्रीडिंग, उत्परिवर्तन प्रजनन। तो LRG30 वैरायटी विल्ट, विल्ट मतलब होता है झुलसा रोग, ठीक है। झुलसा जो था वह डिजीज को बोलते हैं विल्ट इंग्लिश में, ठीक है। तो LRG30 वैरायटी विल्ट के प्रति संवेदनशील थी, मतलब कि इसके अंदर बार बार विल्ट डिजीज था जो वह लग जाता था, जिसको विल्ट प्रतिरोधी किस्म ICPL 270 के रूप में भी विकसित किया गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा म्यूटेशन ब्रीडिंग में, म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या होता है मैंने आप लोग बताया है, बार बार नहीं बताऊंगा। देखिए आप लोग पीछे का लेक्चर देखेंगे तो भी आगे का लेक्चर समझ में आएगा, ठीक। यहाँ से देखेंगे तो कम समझ में आएगा, पीछे से देखेंगे तो पूरा अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि पीछे म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या होता है इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद इंट्रोडक्शन क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। मेल स्टेरिलिटी क्या होता है उसके बारे में बताया गया। तो पीछे सब कुछ बताया गया है, पहला दूसरा लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा। म्यूटेशन ब्रीडिंग, म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या होता है मैंने बताया है। तो LRG30 वैरायटी थी जो वह झुलसा रोग के प्रति संवेदनशील थी, मतलब इसमें बार बार झुलसा रोग लग जाता था, जिसको विल्ट प्रतिरोधी किस्म ICPL 270 के रूप में विकसित किया गया, ठीक है। आगे देखेंगे इम्प्रूव्ड वैरायटी। हमारा ब्रीडिंग मेथड खत्म हो गया, लास्ट में देखेंगे इम्प्रूव्ड वैरायटी। तो हमने कुछ वैरायटी को भी लिया है।
इसमें पूसा B23-25, पूसा B23 और पूसा B23 के बाद पूसा B25, NDA 94, ICPL TS3, ICP 7035, BSMR2 ETC। ठीक है, तो देखिए ये इसकी इम्प्रूव्ड वैरायटी थी, उन्नत प्रजातियां थी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यह लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।